नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। एक महीने में तीसरी बार मध्य प्रदेश आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 अप्रैल को रीवा आ रहे हैं पीएम मोदी। दरअसल पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। 3 मई को भी मध्य प्रदेश आएंगे पीएम मोदी और पीएम मोदी सांची को सौगात देने वाले हैं। दरअसल सांची को देश की दूसरी सोलर सिटी की सौगात मिल सकती है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी होगी सांची। 1 अप्रैल को भी पीएम मोदी भोपाल आए थे और कमांडर कॉन्फ्रेंस में वे शामिल हुए थे। वंदे भारत ट्रेन को पीएम ने हरी झंडी दिखाई थी। चुनावी साल में पीएम मोदी का धुआंधार मध्य प्रदेश का दौरा। 24 अप्रैल को रीवा में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। 3 मई को सांची में सोलर सिटी की सौगात देंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दौरे पर बैक टू बैक आना मध्य प्रदेश के लिए काफी लाभदायक यहां सिद्ध हो रहा है। वंदे भारत, कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसके बाद अब कुछ और बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं मध्य प्रदेश को। और मंदसौर में पुलिस विभाग की ओर से संचालित पुलिस पेट्रोल पंप पर 1 करोड़ के घपले का मामला सामने आया। पुलिस की ऑडिट रिपोर्ट में यह घपला सामने आया तो पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में जुट गए, इसकी लीपापोती करने में, इसे दबाने में। बता दें कि पुलिस विभाग पिछले कई वर्षों से पेट्रोल पंप का संचालन कर रहा है और इससे होने वाली आय पुलिस कर्मचारियों के कल्याण के लिए खर्च की जाती है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि पुलिस लगभग 25 टैंकर पेट्रोल डीजल पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर बेच डाला। उसका बकाया सरकारी और गैर सरकारी विभागों पर बता दिया बकाया। बहरहाल जिन विभागों पर बकाया बताया गया है उन सभी ने कोई भी बकाया होने से इनकार किया है। पुलिस विभाग के रक्षित निरीक्षक विजयकांत शुक्ला ने इस पूरे मामले में पूरी तरह से अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि मैंने आज दिन तक इतना बड़ा घोटाला कभी होते हुए नहीं देखा। पुलिस विभाग ऐसा कर ही नहीं सकता। से ऐसा कोई जो डीजल के दे, कोई भी उनके पुलिस पेट्रोल पंप की ओर से कोई भुगतान बाकी नहीं है। हमारे यहाँ हर वित्तीय वर्ष में जो होता है वित्तीय वर्ष उसके पहले हम उनको उनके डीजल के जो भुगतान है वो पूर्ण कर देते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कोई बकाया नहीं है उनका। सबसे पहले तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैं इसकी जानकारी लेकर के बात करूंगा, क्योंकि नगर पालिका द्वारा किसी का बकाया अभी तक नहीं रखा गया है। सारा बकाया भुगतान हो चुका है। नहीं, इस विषय में मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है। अगर आप जो बोल रहे हो तो देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो वरिष्ठ अधिकारियों से हम पूछ के बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी तक तो फिलहाल तो ऐसे कोई बात नहीं। और मेरे ख्याल से तो इतनी बड़ी हिम्मत तो कभी कोई कर ही नहीं सकता। 1 करोड़ रुपए की अगर हेराफेरी कौन कर सकता है? हमारे पुलिस जवान तो ऐसा कर नहीं सकते। और नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नरेंद्र, अभी तो जो जानकारी जो पुलिस विभाग के अधिकारियों से जब जानने की कोशिश की गई तो उनका एक अनभिज्ञता वाला जवाब है कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो बहुत अनजान हैं, हमें जानकारी नहीं है, किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती ऐसा करने की। जी बिल्कुल, जो बयान है वो तथ्यों को छुपाने वाला है और पुलिस विभाग की जो इंटरनल ऑडिट हुई है उस ऑडिट में उन्होंने पाया कि विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी और विभिन्न संस्थाओं के ऊपर 1 करोड़ रुपया बकाया निकाला है। तो जब ऑडिट रिपोर्ट में ये पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजाना के सामने आया कि 1 करोड़ रुपया आपने कैसे बाकी रखा संस्थाओं का, तो उन्होंने अपने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक नोटिस जारी किया इन संस्थाओं को कि आपके ऊपर इतना बकाया है। नगर पालिका के ऊपर 44 लाख है, ऐसे लाखों रुपये शासकीय विभागों पर बकाया है। तो जब उनके पास ये पत्र पहुंचा तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि हमारे यहाँ जब हम डीजल पेट्रोल इनसे लेते ही नहीं है तो इतना लाखों रुपया बाकी कैसे हो सकता है। तो जब ये बात लीक हुई तो पता चला कि ऑडिट में ये घोटाला ये काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अपडेट लेंगे आपसे इस पर, पुलिस अधिकारी आगे क्या जवाब देते हैं इस बारे में भी। और रायपुर से बड़ी खबर, एक्सिस बैंक घोटाला मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। मामले में अब तक 10 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 16 करोड़ 40 लाख का फर्जीवाड़ा हुआ था और आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि मुजगहन पुलिस ने इसरार सलीम को गिरफ्तार किया था। 1 करोड़ 18 लाख पुलिस ने होल्ड कराए। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं।
युगल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई इसके बाद क्या कुछ और तथ्य सामने आए हैं? देखिए आशीष, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड था और एक्सिस बैंक घोटाले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और एक आरोपी है जिसे आज अभी गिरफ्तार करके मुजगान पुलिस लाई है और इसमें और भी जांच है वो की जा रही है। इसरार सलीम को मुजगान पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कर्नाटक से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 1,13,00,000 रुपए की रकम है वो होल्ड कराई थी। इलीगल तरीके से जालसाजी करके पूरी रकम का जो ट्रांसफर है वो किया गया था और पुलिस लंबे समय से इसकी जांच कर रही थी। जब मुजगहन थाना क्षेत्र में बैंक में घोटाला हुआ तो उस दौरान पुलिस के भी होश उड़ गए थे। काफी बड़ा एक फर्जीवाड़ा था, बड़ा घोटाला था और एक एक करके पुलिस जो अन्य आरोपियों को भी अभी तलाश कर रही है और एक एक करके दबोच रही है। इस घोटाले की जो राशि है पुलिस ने होल्ड कराई है और उस दिशा में भी पुलिस है जांच आगे भी कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में आज 584 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के चलते 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। जांजगीर चांपा और बस्तर में कोरोना से एक मौत। छत्तीसगढ़ में आज 6145 सैंपल्स की जांच हुई। रायपुर में मिले सबसे अधिक 101 कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 2986 है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी रेट 9.50% हो चुका है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, अपोलो अस्पताल में आग लगने का मामला। दरअसल डायलिसिस डिपार्टमेंट में यह आग लगी थी और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट हुआ बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में अपोलो अस्पताल में जो आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी बताया जा रहा है और आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। और आपको बता दें कि राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि इस दौरान नहीं हुई। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में अगले 4 घंटों में बारिश हो सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई है। रायपुर और बिलासपुर संभाग में बारिश हो सकती है। दुर्ग और बस्तर संभाग में भी हो सकती है बारिश। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना। धमतरी में अचानक मौसम का मिजाज बदला जिसके चलते तेज आंधी आई, अंधड़, हल्की बारिश भी हुई और शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। और इस तरह से मनेन्द्रगढ़ और कवर्धा में भी बारिश होने की चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश होने के चलते यहां लोगों को राहत मिली है। कवर्धा में बारिश होने से लोग गर्मी से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। और इसी तरह गरियाबंद में भी अचानक मौसम का मिजाज बदला। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश यहां शुरू हो गई और इस बारिश की वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। और रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से गर्मी और लू से बचने की अपील की है। सीएम ने कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग से दिशा निर्देश जारी हो गया।
पिछले एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गर्म हवाओं के थपेड़ों को देखते हुए लोगों को गर्मी और लू से बचने की अपील की गई है। गर्मी पड़ने लगी है। सुबह से ही लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ रहा है। तेज धूप के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कुछ दिनों पहले मौसम विभाग ने भी बढ़ते गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया था और लोगों से गर्मी और लू से बचाव के लिए एहतियात बरतने की अपील की थी। वहीं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को लू और गर्मी से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। पिछले एक सप्ताह से छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस संबंध में गर्मी और लू से बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिख जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है और इस पत्र में जिला, तहसील, ग्राम पंचायत स्तर के शिक्षकों, कार्यकर्ताओं और कोटवारों को जन समुदाय के लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है और गर्मी और लू से बचाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में सर्व यादव समाज ने स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें यादव समाज के हजारों लोग शामिल हुए और इस सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए और इस मौके पर सीएम ने यादव समाज के सामाजिक भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। सब पूरा होई और जो 3 विधायक कर बात है, सरगुजा संभाग से 1 कर कोटा कर महू मन से समर्थन करत हो, चाहे वो अंबिकापुर कर सीट हो चाहे कोई भी सीट हो। 5-5 जनरल है तो एक मिले तो कोई बड़ा बात नहीं है। और काबर में कहा था कि यादव समाज के ये 3 प्रतिनिधि यहाँ बैठीन है और अमूमन चुनाव के पहले हमन जब समीक्षा करथन तो ये बात आते कौन जीती कौन नहीं जीती। एंटी इनकम्बेंसी जे बैठ गई से तेकर खिलाफ ये मोर काम नहीं कर पाई। सरगुजा संभाग में यादव भवन बनाना चाहते हैं, 10% राशि में उनको भूखंड उपलब्ध होगा और भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और टिकट के बारे में महाराज साहब बोल ही दिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सब लोगों ने समर्थन करते तो मैं कैसे समर्थन नहीं करूंगा। सबका सहयोग समर्थन होना चाहिए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की उन्होंने शुरुआत की। गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्व, त्योहार, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण होगा और इसके लिए सीएम ने 6111 ग्राम पंचायतों के लिए 3,05,55,000 रुपए की राशि जारी की। आदिवासी पर्व सम्मान निधि के लिए राशि जारी की गई। अनुसूचित क्षेत्र के 3,793 ग्राम पंचायतों के लिए 1,89,65,000 रुपए राशि जारी की गई। और इस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने पशुपालकों को भी सौगात दी और गोधन न्याय योजना के तहत किसानों को 4,40,00,000 रुपए की राशि जारी की। 2,58 लाख रुपए गोबर संग्रहकों को भी जारी किया और 1,81,00,000 रुपए गौठान समिति के और स्वसहायता समूह को भी राशि का भुगतान किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जी जान से जुट गई है और इसी कड़ी में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने दुर्ग जिले में राजीव भवन में दुर्ग संभाग के सभी 7 जिलों के अध्यक्षों, विधायकों, तमाम बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बैठक में कार्यकर्ताओं को भूपेश बघेल सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जनता को बताने को कहा गया। सन 2024 की तैयारियों को लेकर दुर्ग संभाग के हमारे ब्लॉक अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों, विधायकों, जिलों के प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित
की गई थी, जिसमें हम लोगों का बूथ कमेटी हमारी प्रथम इकाई है। बूथ जीतेंगे तो हम विधानसभा जीतेंगे, लोकसभा जीतेंगे। हम लोग समीक्षा किए, बूथ कमेटियों के गठन के बारे में हमने समीक्षाएं की और अगले महीने से हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है विधानसभा स्तरीय, इसलिए बूथ कमेटी के हमारे अध्यक्षों की ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं। इसीलिए हम लोगों ने समीक्षा की, कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को हमने दूर करने का प्रयास किया है। और अंतागढ़ के पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया। पवार ने कहा कि 2014 के विधानसभा उपचुनाव में एनकाउंटर के डर से नाम वापस लिया गया था। उपचुनाव के दौरान तत्कालीन एसपी ने एनकाउंटर में मार देने की धमकी दी थी। अब मंतूराम पवार ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। इससे पहले पवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा और फिर चुनाव से ठीक पहले चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। पवार के बयान पर रमन सिंह ने पलटवार भी किया है। कि 2014 में मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था और माहौल टोटली 100% मेरे पक्ष में था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री भोजराज नाग का स्थिति बहुत खराब था। आरोप मेरे ऊपर बहुत सारे चीज लगा, लेन देन का हुआ, लोगों ने करोड़ों का बात मेरे ऊपर लांछन। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।